समोर येऊन बघा। लोकनेता की प्रतिमा हो या फिर संघर्ष योद्धा कहना हो, गन्ने को घिस घिस कर जैसे जूस निकाला जाता है, उसी प्रकार से अपने जीवन को सियासत में घिसाकर भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के घर घर में किसने पहुंचाया है, तो वो नाम है गोपीनाथ पांडुरंग मुंडे। जयवीरू जैसे ही मुंडे महाजन की जोड़ी महाराष्ट्र के सियासत में काफ़ी महत्व की थी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और जन सामान्य महाराष्ट्र के लोगों के लिए भी। काश ये दोनों आज होते तो मोदी शाह का नारा नहीं, महाजन मुंडे का नारा राष्ट्रीय सियासत में बुलंद होता। लेकिन तर्क सिर्फ तर्क होता है। शायद यदि काश ये लफ्ज़ सियासत में मायने नहीं रखते, जो घटा है और घट रहा है उसी को महत्व दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविराज जाधव आप सबका स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र में सुप्रीम लीडर रहे गोपीनाथ मुंडे जी की। जब हम गोपीनाथ मुंडे जी के जीवन यात्रा को देखते हैं तो उनके पिता पांडुरंग और माता लिंबाबाई, जो दोनों दूसरों के खेती में जाकर गन्ने की फसल को काटने का काम किया करते थे। हम कहते हैं ना, यदि सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना भी होगा। ये वाक्य किसी के जीवन से ज़्यादा तौर पे जुड़ता है तो वो नाम है गोपीनाथ मुंडे जी ने प्रमोद महाजन, जो उनके साथीदार थे, काफ़ी करीबी दोस्त थे और सियासत में दोनों कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चला करते थे। गोपीनाथ मुंडे जी को प्रज्ञा महाजन से मोहब्बत हो गई और ये मोहब्बत परमान चढ़ने लगी। आज भी इस मोहब्बत की मिसालें दी जाती है, मुंडे महाजन जी के दोस्ती की मिसालें दी जाती है और इसी चर्चा के लिए महाराष्ट्र के ही नहीं तो भारत के भीतर एक महफिल सजती है इनके दोस्ती की, मोहब्बत की। गोपीनाथ मुंडे जी को 3 कन्या में सबसे बड़ी पंकजा मुंडे, जो देवेंद्र फडणवीस सरकार के भीतर मंत्री भी रह चुकी हैं। उसके साथ ही प्रीतम मुंडे, जो अपने पिता गोपीनाथ मुंडे जी की जगह पर बीड़ की सांसद बनी, और तीसरी कन्या जिन्हें राजनीति से कुछ लेन देन ही नहीं है, लेकिन गोपीनाथ मुंडे जी और उनके बड़े भाई के बेटे धनंजय मुंडे, ये कंट्रोवर्सी महाराष्ट्र ने काफ़ी हद तक देखी है। परली विधानसभा का टिकट गोपीनाथ अपने भाई के बेटे भतीजे धनंजय मुंडे को देना चाहते थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनकी पत्नी प्रज्ञा जी ने इसका विरोध किया था और अपनी बड़ी बेटी पंकजा मुंडे के लिए टिकट की मांग की थी, और इसी वजह से धनंजय मुंडे परली के एमएलए नहीं बन पाए। और उसके बाद धनंजय मुंडे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसके नेता थे शरद चंद्र जी पवार, उनके पार्टी में प्रवेश कर लिया और आज वो परली विधानसभा के विधायक भी है। जहां तक गोपीनाथ मुंडे जी के शिक्षा की बात आती है, उन्होंने अंबाजोगाई के कॉलेज से बीकॉम की डिग्री ली है, लेकिन ये डिग्री का वाद बाद में जाकर काफ़ी ज़्यादा तौर पे बढ़ा और गोपीनाथ मुंडे जी को ये कहना पड़ा कि जो डिग्री होती है वो किसी स्कूल से नहीं दी जाती है, तो वो डिग्री यूनिवर्सिटी से दी जाती है। जिस कॉलेज का नाम उन्होंने लिखा था और जब उन्हें डिग्री मिली थी तो वो डिग्री उन्हें 1978 में मिली थी और कॉलेज की जो स्थापना थी वो 1980 में थी, और इसी वजह से यूनिवर्सिटी से डिग्री दी जाती है। ये जवाब गोपीनाथ मुंडे जी को देना पड़ा और वो इस समस्या से बरी हो गए। और जब हम गोपीनाथ मुंडे जी के व्यक्ति महत्व के बारे में बात करें तो गोपीनाथ मुंडे जी शानदार वक्ता थे और उससे भी बेहतरीन वो एक संगठक थे। किसी भी जात का, धर्म का इंसान क्यों ना हो, वो उसको भारतीय जनता पार्टी में लाने की पूरी कोशिश किया करते थे, और इसीलिए महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चमकते हुए सितारे से कम नहीं थे। गोपीनाथ जी के बारे में और एक सत्य माना जाता है
कि उनके पिताजी की 1969 में मौत होने के बाद उनके बड़े भाई ने गोपीनाथराव मुंडे जी को बड़ी शिक्षा दिलाने में अहम योगदान निभाया था। गोपीनाथराव मुंडे जी के सियासी सफर की शुरुआत कहाँ से होती है, मुझे लगता है ये प्रश्न काफी जरूरी है। तो गोपीनाथराव मुंडे जी, प्रमोद महाजन जी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे विलासराव देशमुख जी अंबाजोगाई के एक कॉलेज में साथ साथ पढ़ा करते थे। 1970s का ये दौर था। 1971 में उन्होंने बीड लोकसभा के लिए भारतीय जनसंघ का प्रचार भी किया था, लेकिन जब इमरजेंसी के दौरान जयप्रकाश नारायण जी का जेपी मूवमेंट देश के भीतर चला तो गोपीनाथराव मुंडे उस वक्त युवा थे और युवा नेता के तौर पे वो जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में कूद पड़े। और जब इमरजेंसी का दौर चल रहा था उस वक्त गोपीनाथराव मुंडे नासिक के जेल में बंद थे, लेकिन जब इमरजेंसी खत्म हो गई तो उन्हें रिहा कर दिया गया। गोपीनाथराव मुंडे जी ने 1978 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन रेनापुर से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले गोपीनाथराव मुंडे वो चुनाव हार गए। रेनापुर तहसील आज के घड़ी में लातूर डिस्ट्रिक्ट में आती है, जहां से विलासराव देशमुख जी के पुत्र आज विधायक है। और उसके बाद गोपीनाथराव जी ने 1980 में भी रेनापुर से विधायक का चुनाव लड़ा और इस बार वो जीत गए। उसी सीट से बाद में जाकर वो 1995, 1999, 2004 से विधायक बने हैं। इस सियासी सफर के दौरान गोपीनाथराव मुंडे 1995 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। उस वक्त कंट्रोवर्शियल रहे गोपीनाथराव मुंडे जी के बारे में बहुत सारी खबरें बाहर आने लगी। डांसर बरखा पाटिल जी के साथ जो गोपीनाथराव जी के संबंध थे वो संबंध उजाले में आ गए और अन्ना हजारे जी ने उस वक्त भी उनका काफी जोर शोर से विरोध किया था। ऐसा कहा जाता है कि बरखा पाटिल से गोपीनाथराव मुंडे जी को प्रतीक नाम का एक लड़का था और उनके नाम उन्होंने एक फ्लैट खरीदा था। बाद में जाकर 2011 जब अन्ना हजारे जी का राष्ट्रीय आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ चला तो उस वक्त उन्होंने वो कागजात भी दिखाए हैं, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन गोपीनाथराव मुंडे जी जो वंजारी समाज से आते हैं, वंजारी समाज को रिजर्वेशन मिले, उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स मिले, इसके लिए गोपीनाथराव मुंडे जी ने काफ़ी कोशिशें की और उस वक्त भी वो जब वंजारी समाज के युवक पीएसआई बने उस वक्त भी एक कंट्रोवर्सी उनके डिपार्टमेंट गृह मंत्रालय से शुरू हुई थी, इसे भी हम भूल नहीं सकते। गोपीनाथराव मुंडे जब बरखा पाटिल जी के विवाद में थे तब महाराष्ट्र के सुप्रीम लीडर माने जाने वाले और जिन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी, जिन्हें महाराष्ट्र सरकार का और केंद्र सरकार का भी रिमोट माना जाता था, उस बाल ठाकरे जी ने गोपीनाथराव मुंडे जी के बचाव में आकर कहा था कि प्यार किया तो डरना क्या, क्योंकि उस वक्त विरोधी पार्टी के लोग गोपीनाथराव मुंडे जी का रिजाइनेशन की मांग कर रहे थे और गोपीनाथराव उस वक्त काफी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे थे। गोपीनाथराव मुंडे महाराष्ट्र के कुछ समय डिप्टी सीएम रहने के बाद में उनकी सरकार चली गई और 15 साल कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार महाराष्ट्र के भीतर रही और जब सरकार आने ही वाली थी महाराष्ट्र के भीतर उस वक्त गोपीनाथराव मुंडे जी की एक्सीडेंटल मौत हो गई, ऐसा कहा जाता है। गोपीनाथराव मुंडे 2009 में बीड लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा और बीड से वो सांसद बने। 2014 में उन्होंने फिर से बीड लोकसभा से चुनाव लड़ा और 1,40,000 वोट से वो लोकसभा में पहुंचे। जैसे ही वो केंद्रीय मंत्री बने कुछ दिनों बाद ही, महज 7-8 दिनों बाद ही 3 जून 2014 को गोपीनाथराव मुंडे जी का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि कार्डियक अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई, लेकिन यूएस हैकर जो अमेरिका के हैकर हैं उन्होंने तो ये बयान दिया था कि उनकी मौत जो है वो एक मर्डर है, एक हत्या है। अब इसमें कितना सत्य है, आज तक तो उनकी जो मौत है उसका एक रहस्य ही रहा है, सत्य बाहर नहीं आया है।
और इसीलिए इस मुद्दे पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। जहां तक गोपीनाथ राव मुंडे जी के व्यक्ति महत्व की बात आती है तो गोपीनाथ राव एक शानदार वक्ता थे। उनकी मराठी लैंग्वेज पे काफ़ी अच्छी पकड़ थी, लेकिन हिंदी भी वो अच्छी खासी बोल लेते थे और इसीलिए लोकसभा में भी वो काफ़ी ज़्यादा तौर पे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा करते थे। यदि उनके दोस्त प्रमोद महाजन उन्हें बीच रास्ते में छोड़ नहीं जाते तो शायद मुंडे महाजन की जो जोड़ी थी उनका आज भारतीय जनता पार्टी पे वर्चस्व होता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कोई था तो वो प्रमोद महाजन थे, और प्रमोद महाजन जी के सबसे करीबी उस वक्त कोई थे तो वो गोपीनाथ राव मुंडे थे। इसीलिए प्रमोद महाजन देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे और जो रोल अमित शाह आज नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में प्ले कर रहे हैं वही रोल शायद गोपीनाथ राव मुंडे जी के पास होता। काश वो आज के घड़ी में एक तो देश के गृह मंत्री होते या फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जब महाराष्ट्र के 2014 के विधानसभा चुनाव हुए उस वक्त गोपीनाथ राव मुंडे होते तो वो मुख्यमंत्री भी होते और 2019 में भी फिर से भाजपा और शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र के भीतर बनती। और जहां तक सवाल आता है कि क्या नरेंद्र मोदी गोपीनाथ राव मुंडे जी को महाराष्ट्र का सीएम बनाना चाहते थे, तो ऐसा कहा जाता है कि गोपीनाथ राव मुंडे वर्सेस नितिन गडकरी एक महाराष्ट्र के भीतर उनके मतभेद थे और इसीलिए एक गुट था जो मुंडे जी को समर्थन करता था, एक गुट था जो नितिन गडकरी जी को समर्थन किया करता था। तो इन दोनों के झगड़ों के बीच नरेंद्र मोदी जी ने देवेंद्र फडणवीस का सपोर्ट किया, ऐसे भी बातें होती है, क्योंकि यदि गोपीनाथ राव मुंडे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते तो वो अपने अधिकार को ज्यादा तौर पे बखूबी निभाते। वो दिल्ली दरबार में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र के बारे में क्या चर्चाएं हो रही है, उसे वो ज्यादा तौर पे नहीं सुनते और इसीलिए शंकाएं उत्पन्न होती है कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो गोपीनाथ राव मुंडे जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे। इसमें अब सत्य कितना है, तथ्य कितना है, इससे तो आज के घड़ी में कुछ लेन देन ही नहीं है, क्योंकि गोपीनाथ राव मुंडे जी भी हमारे बीच नहीं है। और जहां तक गोपीनाथ राव मुंडे जी की विरासत चलाने की बात है तो ज़्यादातर लोग ऐसे कहते हैं कि धनंजय मुंडे जी में काबिलियत है कि वो गोपीनाथ राव मुंडे जी की विरासत चलाए, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पंकजा मुंडे भी कैपेबल है कि वो अपने पिताजी की विरासत बखूबी चलाए। तो आपके नज़र में गोपीनाथ राव मुंडे कैसे नेता थे, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। उन्हें लोक नेता कहा जाता था। गोपीनाथ सच में वंजारी समाज के नाथ थे, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उनके पिता का नाम पांडुरंग भी था, तो इसीलिए महाराष्ट्र की सियासत में वो भगवान पांडुरंग से कम नहीं थे। तो आप क्या सोचते हो मुंडे जी के व्यक्ति महत्व के बारे में, उनके सियासी सोच के बारे में, उनके स्वभाव, उनकी नीति के बारे में? इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ शानदार और जानदार विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।